नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। तो दोस्तों, हम ईपीएफओ में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर या फिर एपीएफसी का एग्ज़ाम बहुत सालों में हुआ है, उसका पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2021, 2017, 2015 का पेपर डिस्कशन हो चुका है, 2012 का पेपर हम डिस्कस करें, उसके बाद 2004 का पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो 2012 का पेपर का ये सेकंड पार्ट है, तो आप लोग सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चैनल पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और देखिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी क्वेश्चन पेपर आपके पास भी है तो gkfs25@gmail.com पे ज़रूर भेजिए। तो देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 27 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जो है किसे जाना जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर का सबसे पहले आविष्कारक आपको पता होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और इसमें जो है आपको कंप्यूटर के दिमाग यानी कि मस्तिष्क जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज CPU होता है। तो इसको करेक्ट आंसर होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, ALU का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए, क्वेश्चन है कि एक तकनीक जिसमें दत्त को दो द्विक पर साथ साथ लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसको दोस्तों मिररिंग बोलते हैं, यानी कि मिरर इमेज जो है क्रिएट करना होता है। यानी कि एक जिसमें दत्त को द्विक पर साथ साथ लिखा जाता है तो उसको मिररिंग बोलते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, देखिए, ई बेस्ड के बारे में आपको सही कथन पूछा जा रहा है कि ई बेस्ड जो है क्या होता है। तो देखिए, ई बेस्ड का सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे कि मोबाइल, पर्सनल कंप्यूटर आदि जो उनके उपयोगी कार्यविधि के बाद निपटा दिए गए हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि CAD किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म बेसिकली पूछा जा रहा है, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है इसका फुल फॉर्म। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और CAM होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है, जिसमें कि योगदान और योगदानकर्ता के बारे में जो है मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल वेलफेयर मूवमेंट में किसने योगदान दिया है। तो इसके लिए रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। तो देखिए, अगर ए की हम बात करते हैं तो 3 इसका सही होगा, यानी कि देखिए ए का 3 सिर्फ डी में देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल वेलफेयर मूवमेंट रॉबर्ट ओवेन के द्वारा, जबकि यहाँ पर आपको ह्यूमन रिलेशंस थॉट जो है एल्टन मेयो के द्वारा, एल्टन मेयो यानी कि बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड फोर्स जो है चार्ल्स ए मायर्स के द्वारा, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और अहमदाबाद एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपको 2, यानी कि AK राइस। तो यानी कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है इसमें कि एक बोर्ड और समिति है, उसके अध्यक्ष जो है, तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के लिए जो प्रयुक्त है उसके लिए आपको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए, श्रम पर प्रथम राष्ट्रीय आयोग, तो श्रम पर प्रथम राष्ट्रीय आयोग आपको ध्यान रखना है। तो पीबी गजेंद्र गडकर के अध्यक्ष थे। तो ए का देखिए यहाँ पर होगा 3, तो ए का 3 यानी कि आंसर ए होगा या सी होगा, लेकिन आंसर यहाँ पर ए है। और कानका जी पत्रकारों के लिए मंजूरी बोर्ड 2009 आपको ध्यान रखना है, तो GR मजीठिया। उसके बाद श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग 2002 में जो हुआ था। तो देखिए, श्रम पर प्रथम राष्ट्रीय आयोग के तो अध्यक्ष से आपको ध्यान रखना है PB गजेंद्र गडकर, जबकि यहाँ पर श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग का हुआ था तो उसके थे रविंद्र वर्मा। और सूचकांक पुनरीक्षण समिति का हुए थे GK चड्ढा। तो इस तरह से ये इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कर्मचारी निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत नहीं है। तो देखिए, इसमें आपको पेंशन है, भविष्य निधि है, जमा संबंध बीमा है, जबकि क्षति प्रतिकर नहीं है। तो क्षति प्रतिकार जो है इसमें नहीं है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, सत्य पूछा जा रहा है, तो इसका नाम 2019 में बदलकर कर्मचारी जो है
प्रतिकर अधिनियम हो गया है। तो ये बिल्कुल सही है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 2009 में इसका नाम जो है बदल चुका है। तो देखिए कर्मकार की जगह पे यहाँ पर कर्मचारी कर दिया गया है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विधान व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है। तो देखिए कर्मचारी भविष्य निधि जो जिसको ईपीएफओ बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, एवं प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम, तो इसको जो है एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा विधान है। क्वेश्चन है कि उपदान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन देय उपदान की अधिकतम सीमा। तो देखिए इसमें जो है देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से शायद 20 लाख हो चुके हैं। तो इसको जो है उस समय के हिसाब से 10 लाख था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसको करंट के साथ जो है लिंक करके जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में प्रबंधन में कामगार की सहभागिता जो है समाविष्ट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको जिक्र किया गया है, और इसके लिए जो है आपको 43A में इसका जिक्र किया गया, अनुच्छेद 43A में इसका जिक्र किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में उल्लिखित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद तक, इसको ध्यान रखिएगा। और 43 का में जो है इसके लिए यानी कि कामगार की सहभागिता के जिक्र किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वप्रथम गठित हुआ था। तो देखिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है आपको इसको दर्शाना है। तो देखिए भारतीय प्रेस परिषद का गठन 1966 में हुआ था। 4 जुलाई 1966 को हुआ था। उसके देखिए यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 19 दिसंबर 1959 को। NAM समाचार नेटवर्क का 2005 में, जबकि भारतीय प्रेस ट्रस्ट का 1947 में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है अगर हम बात करते हैं सर्वप्रथम गठित हुआ, तो भारतीय प्रेस ट्रस्ट जो है 1947 में ही इसका गठन हुआ था 27 अगस्त को। तो इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रेस परिषद 4 जुलाई 1966, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया आपको ध्यान रखना 19 दिसंबर 1959, NAM समाचार नेटवर्क 2005 में, और जबकि भारतीय प्रेस ट्रस्ट 27 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 से औद्योगिक नीति के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए इसमें जो है सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरणीय मामलों से संबंधित केवल 5 उद्योगों को ही औद्योगिक अनुज्ञप्ति जो है होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर होगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में शुरू किया गया रुपया का प्रतीक चिन्ह। तो देखिए रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस पे आधारित है। तो रोमन और देवनागरी लिपि से जो है लिया गया है। तो देखिए देवनागरी लिपि जो है अक्षर र, तो देखिए र इस तरह से र लिया गया है। व रोमन अक्षर जो आर से मिलते जुलते जो है इस तरह से लिया गया है। तो इसको अब इस तरह से बना दिया गया है। तो करेक्ट सिंबल अब रुपया का ए है, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि रोमन और देवनागरी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस पे आधारित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था भारत के संविधान द्वारा गठित नहीं की गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा गठन नहीं किया गया है। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग ये संवैधानिक बॉडी है। निर्वाचन आयोग भी है, इसका जिक्र 324 नंबर अनुच्छेद में है। संघ की न्यायपालिका भी है। और देखिए योजना आयोग का गठन जो है संविधान के द्वारा नहीं किया गया था। तो देखिए 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर, देखिए 1946 में जो केसी नियोगी समिति थी उनकी संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग के गठन जो है किया गया। कब? तो 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में की गई, और इसको फिर हटाकर जो है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ला दिया गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो योजना आयोग जो है एक संविधान द्वारा गठित जो है निकाय नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 का है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 2005 का एक्ट है ये। और इसको जो है सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 से इसको जो है शुरुआत किया गया। 2009 में जो है महात्मा गांधी इसमें जोड़ा गया, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना को जो है महात्मा गांधी नाम इसमें जोड़ा गया। पहले नरेगा इसका सिर्फ नाम था। तो देखिए इसमें जो है का उद्देश्य किसका उपबंध कर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षा बढ़ाने का है। तो देखिए ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का जो है गारंटीकृत जो है मजदूरी रोजगार देना इसका काम है। और देखिए 15 दिनों के भीतर अगर पंजीयन करवा लेते हैं तो 15 दिनों के भीतर आपको रोजगार मिलेगी, नहीं तो फिर आपको
मुआवजा दिया जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्यक्रम है जो गरीबी से नीचे के ग्रामीण परिवारों की आवास इकाइयों के निर्माण या कोटि उन्नयन में सहायता देने का लक्ष्य रखता है। तो देखिए इंदिरा आवास योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इंदिरा आवास योजना 1985-86 में RLEGP की एक उपयोजना के रूप में प्रारंभ की गई थी। कब? 1985-86 में इसको शुरुआत किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए यह योजना केंद्र और राज्यों के बीच, यानी कि केंद्र 75% और राज्य जो है 25% के बंटवारे के आधार पे जो है ये चलती है। तो इसको जो है अब देखिए ग्रामीण और शहरी दो क्षेत्रों में जो है इसको ध्यान रखिएगा बांटा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। अब देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है किसके आधार पे है? तो ये नीति निर्देशक तत्व में इसका जिक्र किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। तो देखिए अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य प्रत्येक राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद कितने में है? तो 49 में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए अनुच्छेद 49 किस में आता है? 36 से 51 आर्टिकल के बीच में आता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में क्या है? तो सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि 12 अनुसूची है, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, 12 अनुसूची टोटल है संविधान में अभी। अब देखिए क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना 1995 का, यानी कि मिड डे मील स्कीम जो 1995 का है, किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो देखिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाना, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना, यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ऐड करना, बच्चों में न्यूट्रिशन से कमी जो बीमारियाँ होती है उसको दूर करना। तो देखिए दूसरा भी सही है। उसके बाद ग्रामीण परिवारों के बीच पढ़ने की आदत में सुधार करना, बिल्कुल एक गलत है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण शहरों में भी ऐसा जो है प्रावधान किया है। ग्रामीण विद्यालयों को बच्चों में टिफिन बॉक्स के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा सिर्फ ए, केवल एक और दूसरा ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति एक होंगे, अनुच्छेद 52 में जिक्र है। अनुच्छेद 54 में जो है एक निर्वाचक मंडल के रूप में जो है कौन कौन होंगे उसका जो है प्रावधान है अनुच्छेद 54 में। तो इसमें जो है संसद के आपको ध्यान रखना है कि दोनों सदन और भी निर्वाचित, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे, ये भी आपको जो है ध्यान रखिएगा। और राज्य की विधानसभाएं भी इसमें भाग लेती है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। और जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के में निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने की जिम्मेदारी, तो देखिए निर्वाचन से संबंधित जिम्मेदारियाँ निर्वाचन आयोग की है। अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र किया गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बनते समय किसी व्यक्ति को, तो देखिए किसी व्यक्ति को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद की जैसे 2 सदन है, राज्यसभा या लोकसभा, तो किसी एक सदन का सदस्य चाहिए। और यदि नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बन जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सदस्य ग्रहण नहीं किए हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का, तब भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते 6 महीना में आपको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। एक पार्ट और आ जाएगा 2012 का, उसके बाद फिर 2004 का डिस्कस करेंगे, और बाकी कुछ भी बहुत आने वाला है इस चैनल पे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस रखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।